से शुरू हुआ और अब जाके इस वर्ष ये हमारे बीच में आया है इस स्वरूप में। तो आज हम यही यहाँ पर बातचीत करेंगे अपने अतिथियों के माध्यम से कि क्या सब रहा, इसका क्या भविष्य में इम्पैक्ट है उनकी, जिन्होंने भारतीय नारी की विशेषता बताते हुए बहुत पहले जब हम स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष कर रहे थे भैया लोगों से, उस समय उन्होंने हमारी भारतीय महिलाओं के बारे में क्या कहा था। मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो आप लोग इस आवाज़ के साथ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं प्रयास करूंगी कि आपको मेरी जो भी बातें हैं वो स्पष्ट पहुंचें। तो मंच पर हमारे जो आज के अतिथिगण यहाँ से स्वागत करूंगी आदरणीय निवेदिता हरन मैम का, जो रिटायर्ड IAS हैं 80 बैच की। आप सभी की तालियों से एक बार मैम का बहुत बहुत स्वागत। आपकी तालियां शायद अभी हमें नहीं सुनाई दी है, आपने बजाई जरूर होगी, थैंक यू। और इसके बाद हमारे बीच में मितुषी सिंह जी हैं IT बिजनेस फील्ड से, डॉक्टर खुशबू सिंह हैं CEO आर्या फैशंस VP IB, और एडवोकेट कविता नागर जी हमारे बीच में हैं। श्री माला भंडारी जी हमारे बीच में हैं, मेंबर लोकल कंप्लायंस कमेटी से, और श्रीमती सपना जी NGO फाउंडर वेदिका फाउंडेशन से हैं, और हमारे बीच में आदरणीय ACEO मैम ग्रेटर नोएडा से आज इस मंच पर विराजमान हैं। आप सभी का इस नारी शक्ति का हार्दिक वंदन, अभिनंदन। इस मंच पर आप सभी यहाँ बैठे हुए हमारे बीच में बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर हैं, जो इस अधिनियम के साथ साथ बहुत पहले से ही इस भारत को गढ़ने में अपनी भूमिका निभाते आए हैं। तो मैंने जैसा आपसे कहा था, ओडिया भाषा की सुप्रसिद्ध नारी कवि उत्कल भारती कुंतला कुमारी साबत ने लगभग 100 वर्ष पूर्व भारतीय महिलाओं के बारे में क्या कहा था, और वो ओडिया भाषा में है। वसुंधरा तले भारत रमणी नुहे हीन नुहे दीन, अमर कीरति कोटि युगे केभे जगतुम नोहिबलीम। इसका हिंदी अर्थ है, भारत की नारी पृथ्वी पर किसी की भी तुलना में न तो हीन है न दीन है, संपूर्ण जगत में उसकी अमर कीर्ति युगों युगों तक कभी लुप्त नहीं होगी, यानी सदैव बनी रहेगी। आज की कार्यक्रम की शुरुआत मैं इन्हीं पंक्तियों से करती हूँ, और हमारे बीच में अपनी कई वर्षों की सेवा दे चुकी आदरणीय रिटायर्ड IAS मैम जो हमारे बीच में आज मौजूद है, करूंगी कि वो अपने विचार आज के कार्यक्रम से संबंधित हमारे बीच में रखें। आदरणीय मैम। सर 80 बैच के हैं, 1980, इसी और अब हम यहाँ ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, इसीलिए हमारी हिंदी में जो त्रुटियां हैं उसको माफ़ करिएगा। मलयालम में तो नहीं बोल सकते आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो अधिनियम की बात अब चल रही है, बहुत चर्चा हो रही है, अभी पार्लियामेंट में हो रही है। इस मीटिंग का, इसका उद्देश्य, हमें जो उद्देश्य है वो ग्राउंड लेवल तक पहुँचे। दैट इज़ द इंटेंशन ऑफ दिस मीटिंग, ताकि हम चर्चा करें इसमें है क्या, क्योंकि ये जो हम कहते हैं 33% 1/3 रिजर्वेशन फॉर विमेन, ये करने से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएंगी। ये तो फर्स्ट स्टेप है। इससे हम हमेशा कहते हैं कि लॉ लाने से हमारा ये फर्स्ट स्टेप होता है। इसका ये नहीं मतलब हुआ कि हमने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, लेकिन ये करने से देयर विल बी अ लीगल बैकअप। इसका ये बहुत बड़ा मतलब है कि कोई अगर ये नहीं करता है, महिलाओं को अगर वो असेंबली में या पार्लियामेंट में अगर पोजीशंस नहीं मिलते हैं, देयर इज अ लीगल बैकअप। वहाँ पे 33% 1/3 विमेन होंगे। नाउ इसके करने से जब ये प्रॉब्लम सारे सॉल्व नहीं होंगे, हमने कहा क्यों, हमारे देश में, हर एक देश में, हम विदेश में भी रह चुके हैं, हमें लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है, जेंडर गैप जो है, वो हर जगह है। उस जेंडर गैप को हमें ब्रिज करना है, बंद करना है। और ये ब्रिज करने के लिए जहाँ पे हमें लगता है कि
अपॉर्चुनिटीज सेम नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज सेम नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेम नहीं है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कंट्री सोशल इनइक्वालिटी है। आपको पता है अभी भी सोशल इनइक्वालिटी है। हम ग्रेटर नोएडा में आके जब रहने लगे, हमें पहले जो दिखा वो है कि बहुत फैमिलीज में, गांव में स्पेशली, बच्चियों को स्कूल नहीं भेज रहे थे। शायद अब ये कम हो गया होगा 3-4-5 साल में, आई होप सो। हम जहाँ से आए थे वहाँ हर बच्चा स्कूल जाता है, 100% लिटरेसी है। ये देख के हमें बहुत ताज्जुब हुआ कि क्यों लड़कियों को क्यों नहीं भेजती हैं। फिर धीरे धीरे हमें समझ में आया, जानते भी थे, समझ में भी आया कि ये सोशिएटल प्रेशर्स हैं, सोशल अपब्रिंगिंग है, जिसमें कहा जाता है कि लड़कियां ठीक है थोड़ा लिटरेट हो गई, 5-6 साल तक पढ़ लिया, काफ़ी है, अब घर में रहें, घर में काम करें। ये जो बैरियर, जो सोशल बैरियर है, ये हमें तोड़ना है। नाउ क्यों लड़कियों को स्कूल क्यों भेजना है? सिंपल क्वेश्चन, व्हाई शुड वुमेन गो टू स्कूल? दे शुड गो टू स्कूल क्योंकि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए। उनको भी अगर ये टैलेंट है कि वो साइंटिस्ट बन सके, रॉकेट साइंटिस्ट बन सके, न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन सके, हमारी बहन न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, वो डॉक्टर बन सके, इंजीनियर्स बन सके, क्यों नहीं उनको वो मौका मिलेगा? अगर वो घर में रह के अगर वो हाउस वर्क करना चाहती है, वो भी उनके लिए ऑप्शन है। द एम इज कि उनको ये ऑप्शन मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, यही है। आई वॉन्ट टू ऑल्सो मेंशन, इसमें जो उद्देश्य में है कि महिलाओं को हर चीज़ में भागीदारी मिले, बढ़ाया जाए। भागीदारी कहाँ से मिलेगा? ग्राउंड लेवल से होना चाहिए। यहाँ पे हमें मालूम नहीं है, लेकिन केरला में हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, बहुत पावरफुल है। वहीं से एक्चुअली वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से निकल के वो म्यूनिसिपैलिटीज़ में इलेक्शन लड़ती हैं, जीतती हैं, वहाँ से वो असेंबली में पहुँचती हैं, फिर वहाँ से वो पार्लियामेंट में आती हैं। ये एक उनका सीढ़ी बन गया है। यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। इट्स नॉट दैट केरला में सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये एक विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत ज़रूरी है। सेकेंड है जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, हमारे फाइनेंशियल एजेंसीज से मिलते हैं, बैंक से लोन्स मिलते हैं। वेरी ऑफन women have a disadvantage. I will go into examples, हमने खुद देखा है। वो disadvantages महिलाओं को नहीं होनी चाहिए। Just as a boy can do it, a girl can also do it. Third thing is in higher studies, often there is a problem of infrastructure. अभी recently हमारी एक हम पहचानते हैं, उनकी बेटी, उनको एक एडमिशन मिल गया है हायर सेंटर ऑफ हायर लर्निंग में, लेकिन वहाँ बैंगलोर जाके प्रॉब्लम ये हो रहा है कि गर्ल्स हॉस्टल्स नहीं है, कहाँ रहेगी वो? दीज इंफ्रास्ट्रक्चर, आई मीन ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें स्ट्रेंथन करना है। तो ये नियम तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी चाहिए से कि ग्राउंड लेवल से लेके ऊपरी स्तर तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हमें स्ट्रेंथन करना है। हम आप लोगों को सुनने आए हैं, हम अभी यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सेवा काल के जो अनुभव हैं वो निश्चित रूप से हमें एक दिशा दिखाएंगे, और इतनी विनम्रता कि मैम ने कहा हम यहाँ नहीं बताने आए हैं, वो सुनने आए हैं, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। और मुझे लगता है शायद इन्हीं गुणों के कारण ये आवश्यकता महसूस की गई कि जो एक नारी का गुण है विनम्रता, स्नेह, या जो मातृत्व का गुण है, वो एक अलग ताकत देता है उनको, और उस ताकत को या उनके इस अनूठेपन को भी एक जगह मिले, वो ताकत साथ साथ कदम मिलाकर आगे बढ़े और देश को सशक्त बनाए। शायद इसके पीछे निश्चित रूप से ऐसी सोच रही होगी माननीय प्रधानमंत्री जी की, और इससे पहले के जो प्रधानमंत्री महोदय के काल में इस पर प्रयास हुए, उन सभी की सोच में ये सोच कहीं ना कहीं समाहित रही होगी। आदरणीय मैम ने बात की बालिकाओं की ड्रॉप आउट की कि पहले बच्चियां स्कूल कम जाती थी। मैम ये डेटा है, बस मैं उस पर बात कर रही हूँ। निश्चित रूप से आपकी तस्वीर जो थी उससे कहीं थोड़ा बेहतर हमारे देश में तस्वीर आई है बच्चियों की पढ़ाई के लिए, जिसमें ड्रॉप आउट में उल्लेखनीय कमी आई है और नामांकन में उसी के सापेक्ष उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो कि जो हमारा गर्ल्स का जो
पूरा जो नामांकन है उसके अनुपात में 9 से 10 वर्षों में हाई स्कूल और उसके बाद की पढ़ाई में लड़कियों की संख्या 3 गुनी हो गई है, जो अपने आप में हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और जो मैम की चिंता थी, उनकी चिंता को दूर करने वाले आंकड़े भी हैं। तो इसी कड़ी में मैं अब आगे अपने विचार हमारे बीच में रखें। और मेरी वक्ता वाली लिस्ट थोड़ी सी मिस मैच हो गई है, कोई नहीं। हाँ, तो हमारे बीच में डॉक्टर खुशबू सिंह हैं, CEO आर्या फैशन से, VP IBA से। मैम आप वहीं से अपनी बात रखेंगे जी। तो हम सभी आपको सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करना। यहाँ मंच पे सभी मौजूद डिग्निटरीज और जितनी भी जो महिलाएं हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव किया है, उनको मेरा जो है नमस्कार। और मेरे सारे मीडिया बंधु, क्योंकि मीडिया का तो जलवा है और आजकल तो मीडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो पूरा रेट जो है गौतम बुद्ध नगर में है। तो आप सभी का धन्यवाद जो समय जो निकाल के आने के लिए। तो मेरा नाम है खुशबू सिंह और मेरी कंपनी का नाम है आर्या फैशंस। और मैं करीबन 20 वर्षों से इंडस्ट्री में हूँ, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में हूँ। और हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी एंड बैग्स का मेरा जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मेरी फैक्ट्री अपनी इकोटेक 3 में है। मैं ये बताना चाहूँगी आज का जो उद्देश्य है, सबसे पहले बहुत बहुत जो धन्यवाद हमारी सरकार को कि आप देखिए कि मैंने कहा कि मैं 20 वर्षों से इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन आजकल ये जो समय समय पे चाहे वो मिशन शक्ति हो और तरह तरह के कार्यक्रम है जो आए दिन जो आयोजित किए जाते हैं, जिसके चलते ये मंच हम लोगों को जो प्रदान किया जाता है कि हम अपने आप को जो रख सकें। और मेरे जैसे कितनी ही महिलाओं की मेहनत है जो इस समाज के लिए, वो आप लोगों के सामने जो आ पा रही है। तो इस मंच को बहुत बहुत जो है धन्यवाद। मैं अपना थोड़ा सा जर्नी ब्रीफ जो है करना चाहूँगी। आर्या फैशंस को उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी से भी अवार्ड जो है मिला हुआ है हमारी जो है मेहनत और ग्रोथ के लिए। और पिछले ही साल क्या कहते हैं हमारे जो मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह जी, उससे भी अवॉर्डेड है मेरी कंपनी। और द्रौपदी मुर्मू जी से भी हैंडीक्राफ्ट को मैंने रिप्रेजेंट किया था, क्या कहते हैं पोर्टुगल में। तो एम्बेसी ऑफ पोर्टुगल से भी मुझे जो इनवाइट आया था, तो वहाँ मुझे उनसे जो मिलने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ। इसके पीछे ये जो रिकग्निशंस मिले, उसके पीछे की ये मेहनत है कि आर्या फैशन स्पेशली स्किल डेवलपमेंट पे काम जो है करती है विमेंस के साथ। यहाँ जो मेरी फैक्ट्री के आसपास के गांव हैं, वहाँ की तो औरतें आती हैं जिनको ट्रेनिंग मेरी फैक्ट्री के अंदर जो है दी जाती है, क्योंकि सिलाई बुनाई कढ़ाई तो अक्सर औरतों को बनाना आता है, लेकिन हम अब उनको अपने यहाँ ज्वेलरी बनाना सिखाते हैं। तो पहले उनमें स्किल्स डेवलप जो है किया जाता है और हम उनको प्रॉपर एक रोजगार का माध्यम जो है देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कड़ी है मेरे काम की, हमने जो है टारगेट किया, हमारे जो पॉपुलेशन का मास है वो महिलाएं हैं, और जो वो महिलाओं का मेन वॉल्यूम है वो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं, जो अनपढ़ तो हैं लेकिन उनमें जो है उनका जो स्किल है वो हमने जो यूज़ किया। चाहे वो ऐसे ऐसे गांव हैं जिनका नाम आपने शायद जो कम जो सुना होगा, जई, हर्रा, जारजा, जो तरह तरह के छोटे छोटे गांव हैं, वो औरतें कहीं जा नहीं सकती हैं। हम लोग उनको एज अ होम मेकर्स जो है उनको वहीं पे अपनी प्रोडक्शन जो है देते हैं, अपना रॉ मटेरियल अवेल जो है कराते हैं, बिकॉज शी कांट गो एनीवेयर, और उनको रोजगार के साधन जो है प्रदान जो करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो 10 से 12 गाँव आर्या फैशंस के लिए काम जो है करते हैं, और इनकी संख्या लगभग 2000 के आसपास जो है महिलाएं हैं जो मेरे क्या कहते हैं हमारी टीम के साथ जो है काम जो करती है, आर्या फैशंस के लिए काम करती है। यहाँ पे मैं इस टॉपिक पे आना चाहूँगी अब, जो हमारा विमेन रिजर्वेशन जो है अभी माननीय मोदी जी ने भी 33% के लिए किया गया। मेरी खुद की जर्नी, मैंने आर्या फैशंस कंपनी का लॉन्च किया था 2017 में, 0 पैसे, कोई जो है बैकअप नहीं, क्योंकि मैं बताना चाहूँगी मैं फर्स्ट जनरेशन जो है एंटरप्रेन्योर हूँ। कंपनी मेरे द्वारा जो है स्टार्ट जो है की गई है, ये कोई फैमिली बिजनेस जो है नहीं है। मेरे फैमिली में दूर दूर तक कोई भी जो बिजनेस पर्सन जो है नहीं है। स्टार्टअप इंडिया लोन खुद मैं साक्षात जो है उदाहरण हूँ उसका। मैंने 25 लाख का पहला स्टार्टअप इंडिया लोन जो है लिया था 2017 में। उससे मैंने अपनी जर्नी जो है शुरू की, और आज मेरी फैक्ट्री अपनी है और हमारी CRs में जो टर्नओवर है,
और इकोटेक 3 में जो संचालित है वहाँ तो करीबन 100 लोग जो हैं जो हमारी फैक्ट्री में डायरेक्टली जो एम्प्लॉयड हैं। तो हमारी सरकार बहुत सारे तरह के क्या कहते हैं पॉलिसीज जो है देती है, हमें बस उसको अवेल जो करना आना चाहिए। इसलिए मैं अपनी हर स्पीच में ये बात इसलिए बताना चाहती हूँ कि मीडिया के माध्यम से कोई भी लोग जो है सुने, और जिसको भी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करनी है, चाहे वो महिला हो या वो पुरुष हो, उन लोगों को इन चीज़ों में समझ ये आए कि ये सिर्फ पॉलिसीज वो न्यूज़ और मीडिया के लिए नहीं है। इन पॉलिसीज का सच में फ़ायदा है अगर आपके पास जो विजन है, आपको क्या करना है, विजन हैज़ टू बी क्लियर। आप एक प्रोडक्ट को चुने कि आप क्या प्रोडक्ट लेके जो आना चाहते हैं, उसको एक्सपोर्ट्स जो करना चाहते हैं, चाहे आप उसको डोमेस्टिक मार्केट में लेके जाना चाहते हैं, तो सरकार हमारी दोनों हर जो तरीके से आपके लिए तरह तरह की पॉलिसीज जो लेके आती है, चाहे वो छोटे जो अमाउंट के या बड़े अमाउंट के, डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट। तो और महिलाओं के लिए मेरा ये स्पेशली जो संदेश है कि महिलाएं अपने आप को कमज़ोर ना समझे, क्योंकि मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ, आजकल वो रील्स भी बड़े टाइम से बड़ी फेमस होती है कि हम अपनी माताओं को, अपनी वाइफ को वो वाली रील जो दिखाते हैं कि देखो घर में काम जो है करती हो तुम, कितनी वैल्यू है तुम्हारी, तुमने बर्तन धोए 15,000 रुपये बचा लिए, तुमने जो है घर का काम किया, कूक के तुमने इतने रुपए बचा लिए। तरह तरह के उसके हाउस वर्क को गिना के उसको संतुष्टि दे दी जाती है कि वो घर में काम कर रही है और वो 50,000 और लाख रुपए हमारे जो है कमा रही है। ऐसी रील्स दिखा के उनको संतुष्टि हमें नहीं देनी है। घर का काम तो वो हमेशा से हम लोग जो है कर रहे हैं। घर के काम के साथ साथ औरतों को आगे जो है आना जो है ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि वो चाहे घर से कुछ जो प्रोडक्ट जो है करें या बाहर आके जो है करें, उनको आगे जो है बढ़ना है। जैसा कि मैम ने कहा कि इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पोस्ट आजकल काफ़ी जो दी जाने लगी है। आप गौतम बुद्ध नगर तो साक्षात जो है एग्जाम्पल में चारों तरफ जो है, चाहे हमारी जो टीएम मैडम है, चाहे हमारी सीपी मैडम है, हमारी डीसीपी हैं इतनी सारी, शाव्या जी, अनुकृति जी, और तरह में अभी जो विमेंस डे अमर उजाला का वो हुआ था, वो मंच इतना शोभित था कि पहली बार विमेंस डे पे मैंने ये देखा कि विमेंस को फैसिलिटेट करने के लिए पूरा मंच एक्चुअल वुमेन से ही जो भरा था। वरना क्या रहता था, वो हमेशा कि कोई ना कोई मेल्स ही होते थे जो वुमेन्स को जो सम्मानित जो है करते थे। लेकिन उस दिन मंच की शोभा विमेंस डे पे असली थी कि 5 लोग हमारे यहाँ डिग्निटरीज थे और मंच एक्चुअल विमेन पावर से जो है सजा हुआ था। तो ये सारे लाइव जो एग्जाम्पल्स हैं हमें जो देखने को मिल रहे हैं, और इसी क्या कहते हैं कड़ी में हमें सभी जो है विमेंस को सपोर्ट जो है देना है। छोटा बड़ा कोई भी काम है, हमें उनको आगे जो है लाना है। जो हमारे जो वुमेन सशक्तिकरण की जो हमारी लय चल रही है, उसी लय में हमारे जो जितने भी जो है मेल जो है सपोर्टिव्स हैं, उन सबको जो है आगे लाइए और प्लीज़ उनको सपोर्ट जो है करिए, और पॉलिसीज से ज़्यादा अवगत जो करवाने की कोशिश हो, ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जो है करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपने व्यावसायिक जीवन के अनुभव हमसे साझा किए, और जो आपने अपील की है निश्चित रूप से वो साथ साथ चल के ही पूरी हो सकती है। जो आपने कहा, आपके विचार व्यक्त करने के लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि वह समाज, वह राष्ट्र प्रगति कर रहा है। इसी सोच को साकार करते हुए केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली लोकसभा विधानसभाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान किया है। ये महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए, नारी के नेतृत्व में विकास का नया युग लाने के लिए जो एक कोशिश है वो की गई है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और इस बिल को पारित करवाने के लिए जो जो प्रयास जब हुए, वो प्रयास फलीभूत इसी वर्ष हुए। इसके लिए हम सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई कि हम एक इतना महत्वपूर्ण बिल पारित हो पाया इस संसद में, और कम से कम वो चीज़ें तैयार हुई जिनके माध्यम से हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं इसी मंच पर विराजमान एडवोकेट कविता नागर जी को सादर आमंत्रित करूंगी कि मैम अपने नमस्कार। मंच पर आसीन सभी डिग्निटरीज को मेरा नमस्ते। और
प्रेस को तो भाई नमस्ते भी और धन्यवाद भी। अच्छा ही छापना किसी भी अच्छी चीज़ को किसी भी तरह से कैसे पेश करना है ये प्रेस जानती है अच्छे से। खैर, मैं एडवोकेट कविता नागर ग्रेटर नोएडा में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सूरजपुर में, वहाँ प्रैक्टिस करती हूँ। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल पर हूँ और वहाँ मीडिएटर भी हूँ। इससे पहले बाल एवं महिला विकास मंत्रालय के लिए वन स्टॉप सेंटर की लीगल काउंसलर भी रह चुकी। प्रो बोनो केसेस भी करती हूँ, जहाँ मुझे दिखाई देता है कि सामने वाले को न्याय तो चाहिए लेकिन उसके पास फाइनेंशियल कंडीशन उसकी ऐसी है कि वो नहीं कर सकते हैं, तो हम कोशिश करते हैं यथासंभव मदद करने की। इसके अलावा मैं सीधा अपने टॉपिक पर ही आती हूँ। एक और बात मैं यहाँ विषय से अलग कहना चाहूँगी, आज ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का 50वां स्थापना दिवस भी है, तो हम सब लोगों को बधाई कि हम उसी कैंपस में बैठे हुए हैं यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी का। और खैर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये विधेयक 2023 का है महिला आरक्षण के लिए, जो एक्चुअली हमें बीइंग अ ह्यूमन बीइंग मिल जाना चाहिए था, उसे भी पाने के लिए हमें 70 साल लग गए। लड़ते लड़ते आज मिला, तो हम सबको बहुत बहुत बधाई। सच बात तो ये है कि ये महिला होने के नाते नहीं था हमारा और 1/3 अधिकार, ये तो वैसे भी ह्यूमन बीइंग है और हमें ये अधिकार मिलना ही चाहिए था मानव होने के नाते भी। लेकिन ठीक है, वो अधिकार हमें जैसे मिला एटलीस्ट मिला। लंबी लड़ाई लड़ी गई इसके लिए, ये सभी लोग जानते हैं कि ये सब चल बहुत टाइम से रहा था, लेकिन होते होते ये आज कहीं साकार हो पाया है। बात ये कि इससे होगा क्या, इसका मतलब इतना जश्न मनाने की क्या आवश्यकता है। तो जैसा कि अभी मैम ने बताया कि दिल्ली राज्य क्षेत्र और बाकी संपूर्ण भारत की जो विधानसभाएं हैं हर राज्य की, और लोकसभा जिसे हम हाउस ऑफ कॉमन पीपल भी कहते हैं, वहाँ जितनी भी सीट्स हैं वो नए परिसीमन के हिसाब से सीट्स भी बढ़ोतरी होंगी, वो भी आप लोगों को शायद जानकारी में हो गई। उसमें 33% अब महिलाओं का आरक्षण होगा। ये आरक्षण इसलिए करना पड़ा क्योंकि अभी तक जो हमारा रेशियो था वो 11% था, सिर्फ 11%। 10% ही महिलाएं वहाँ तक जा पा रही थी। और हम पढ़ते हैं कि राज्य में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य में पूरा नहीं हो रहा उन्हें हम ओबीसी में कैटेगराइज कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो एक पूरी मतलब मानवीय वर्ग था, हम तो मतलब एक मानवीय वर्ग होते हुए सिर्फ 10% भी वहाँ पे अब जा पा रहे हैं, अब जाके जा पा रहे हैं। तो इसका बढ़ाया जाना इसलिए भी ज़रूरी था। और अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं। 403 सीटों में जो 11% हम लोग थे, उसमें लगभग 123-24 सीटें हम लोगों की आती हैं 33% के हिसाब से, जो और भी हो सकती हैं। और लोकसभा में जो 543 सीटें हैं वो भी उम्मीद है कि 816 हो जाएंगी। उसमें 33% अगर हमें मिलेगा तो ये सीटों का जो नंबर होगा वो इतना अच्छा होगा कि शायद जो महिलाओं की बातें हैं, जिन पर हम कई बार सुनते हैं कि बड़े राजनेताओं के इस तरह के वक्तव्य भी हमने सुने हैं कि हाँ ठीक है देखा जाएगा, अरे ठीक है बलात्कार हो रहा है तुम रोक नहीं सकते हो तो बैठकर एंजॉय करो, ये सारे कमेंट हम लोगों ने सुने ही हैं अलग अलग तरीके के। इन चीज़ में शायद कुछ फर्क आएगा। और अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें मंशा देखी जाए तो पंचायत स्तर पर तो ये 33% आपका जो था आरक्षण पहले से था, तो ये पंचायत से संसद की तरफ जाने वाला एक मार्ग प्रशस्त हुआ है। सिर्फ पंचायत तक सीमित नहीं रह गया, ये अब संसद तक जाएगा। जो महिलाएं सिर्फ ये कि महिला प्रधान बन गई, और उनका प्रतिनिधित्व कौन करता था ये भी हम सब लोग जानते हैं कि प्रधानपति, लेकिन ये चीज उम्मीद है संसद तक तो कम से कम नहीं जाएगी और वो महिलाएं अपना प्रतिनिधित्व वहां खुद कर पाएंगी। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए हैं, तो सबसे जो मेजर अमेंडमेंट है वो है 334A में, जिसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में बताया गया है। और ये भी बताया कि जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होगा ये 2011 की जनगणना पर होगा। 2011 की जनगणना पर जब परिसीमन होगा और रिजर्वेशन होगा तो निश्चित तौर पर कुल सीटों में भी बढ़ोतरी होगी और उन सीटों में इतने नंबर ऑफ फीमेल वहाँ जाएंगी। तो जैसा कि अभी मैम ने बताया कि वहाँ हमने देखा है कि गाँवों में लड़कियाँ स्कूल ही नहीं जा पा रही हैं,
और मैम ने बताया कि उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप अपनी फैमिली में पहली बार की। तो ये कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है कि ये जो चीज़ें हम बहुत आगे अभी बढ़ भी चुके हैं, लेकिन अभी कितनी और ज़रूरत है आगे बढ़ने की। तो जैसे मैम ने कहा वो फर्स्ट जनरेशन है अपने यहाँ से, तो मैं भी आपको बताना चाहूँगी अपनी फैमिलीज़ में दोनों साइड मैं भी फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूँ और मैं फाउंडर हूँ कविता लॉ एसोसिएट की। और मेरे पास इस समय 43 इंटर्न्स और जूनियर्स हैं, जो जिनमें से लगभग 10 लड़कियाँ तो इस्टेब्लिश भी हो चुकी हैं और पिछले 17 सालों से मैं प्रैक्टिस में हूँ। और मैं उम्मीद ये करती हूँ कि इस आरक्षण के बाद शायद तस्वीर थोड़ी बदलेगी और इस तस्वीर में जो एफर्ट सिर्फ लड़कियों को लगाना पड़ रहा है या उनकी माताओं को लगाना पड़ रहा था, अभी हमें सरकार की ओर से भी वो देखने को मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय मैम का कहते हैं तो उस बात की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। मैम ने वैसा ही किया है। कुछ चीज़ें मैं यहाँ आप लोगों के बीच में रख रही हूँ कि हमारा ये जो आज एक अधिनियम पारित हुआ, उसके पीछे कितने प्रयास हुए कि ये जो हमारी आधी आबादी है, हमारे देश की जो आधी आबादी है यानी महिला शक्ति है, इसको कैसे और सशक्त बनाया जाए। इसके लिए छोटे छोटे प्रयास किए गए हैं और लगातार किए गए हैं। जैसे जनधन में 50 करोड़ से अधिक बैंकिंग 50 करोड़ से अधिक लोगों को औपचारिक बैंकिंग में लगाया गया। 56% से अधिक जनधन खाते इनमें से महिलाओं के हैं। मैं एक टीचर हूँ तो मैं अपना अनुभव आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी और ये डेटा के साथ है कि हम लोग हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, तो हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनमें हमने 2 साल 3 साल पहले तक ये देखते थे कि पेरेंट्स में पिता का अकाउंट नंबर आता था, अभी वो बदल कर माता का अकाउंट नंबर आता है। ये भी अपने आप में एक बदलाव, बहुत ऐसा बदलाव है जिसे जो रिफ्लेक्शन में आते आते समय लगेगा। ये चेंज ऑफ पावर मुझे लगता है कि जो इतनी छोटी जगह पर भी चल रहा है। और इसके साथ बहुत महत्वाकांक्षी कार्य या योजना जो शुरू की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे यहाँ आप सभी जानते हैं बेटियों की भ्रूण हत्या बहुत आम बात थी। जब ये योजना लाई गई उसके बाद इस पर काम हुआ, बेटियों को विद्यालय स्तर से लेकर और आगे समाज में भी जागरूक किया गया, जिसके लिए विद्यालयों में मीना मंच चलाए गए, बेटियों को जागरूक किया गया, आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिए गए उनको, ताकि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकें, अपने संकोच से बाहर निकल सकें। और समाज में वो कभी अगर बाहर निकल रही हैं, सड़कों पर हैं, देर रात घर वापस आ रही हैं, तो अपनी सुरक्षा कैसे करें। मतलब आपको सशक्त करना है। जब कहते हैं ताकत आपके पास कब आती है, जब आप पैसे से मजबूत हो। आपके पास पैसा होता है तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता है और हिम्मत आपको रहती है। तो वहां से लेकर पहले जीवन उन्हें पहले जीने दिया जाए, फिर उन्हें पढ़ने दिया जाए, फिर उन्हें बड़े सशक्त हस्ताक्षर बनने दिया जाए और उसके बाद उनकी शिक्षा दीक्षा पर काम करके उनको और आगे समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, ताकि वे अपने उनके अंदर जो गुण हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं, वो पूरी बाहर लाकर इस देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। तो इसके साथ ही मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्रीमती माला भंडारी जी को, जो कि मेंबर हैं लोकल कंप्लायंस कमेटी की। हम सब मैम को सुनेंगे। मैम हैं क्या? जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? वैसे ऊंची आवाज़ है मेरी, हम लोग धीरे बोल ही नहीं सकते क्योंकि मैं डेवलपमेंट सेक्टर में काम करती हूँ। तो छोड़िए मेरा क्या, हमारी जर्नी तो बहुत लंबी रही है। ये जो जर्नी है जिसकी शुरुआत अब हुई है, जिसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, उसके बारे में बात करने के लिए, इस जर्नी की भी कोई अता नहीं है। ये कोई चैरिटी में मिला हुआ चीज़ नहीं है। ये एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है, एक बहुत बड़ी लड़ाई है। और लड़ाई किस चीज़ की है? छोटी सी चीज़ के लिए कि जब तुम कहते हो 50% महिलाएं हैं, तो फिर 50% दिखती कहाँ है, विजिबिलिटी कहाँ पे है? आप फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट देख लीजिए, 30% से ज़्यादा हमारे यहाँ पे महिलाएं काम ही नहीं करती। क्यों? ऐसा क्यों है? कोई कहता है 25%, कोई कहता है 27% और कोई और आप डेटा लेंगे तो वो कहेगा 35%। इससे आगे आता ही नहीं है। अब जब महिलाएं घर से बाहर काम ही नहीं करती और अब हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की भी बात करें तो जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी
तो कुछ जो महिलाएं संसद में आई थी, उन्होंने तब ये कहा कि नहीं, हमारी ये लड़ाई है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और ओवर द इयर्स हम ये पोजीशन भी यहाँ पर भी अपना स्थान लेकर आएंगे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में। वो चीज़ नहीं हुई। धीरे धीरे करके आरक्षण की बात होनी शुरू हो गई कि अगर महिलाओं को तुमने पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में लेकर आना है तो आरक्षण दे ही दीजिए। फिर आई एम थैंकफुल टू द वुमेन जिन्होंने मुझसे बड़ी थी और जिन्होंने सड़कों पे उतर के सत्याग्रह किया, लड़ाई लड़ी, तो आज मैं यहाँ बैठी हूँ और बोल रही हूँ हाथ में माइक लेके। अगर वो ना सड़कों पे उतरती तो शायद आज मैं यहाँ ना बैठी होती। और आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हमारी आने वाली जो बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, आप सोचिए उनके लिए कितना बड़ा रास्ता हम लोग खोल रहे हैं। क्योंकि जब बात करते हो महिलाएं सशक्तिकरण की, मुझे समझ नहीं आता कहाँ पे सशक्तिकरण की जरूरत है। पुरुष, महिलाएं एंड द थर्ड जेंडर सेम ही तो है। हम ही तो उसको, मैम ने बड़ा अच्छा बोला, जेंडर बेस्ड। हर चीज के आगे जेंडर जब लगा देते हैं, सेक्स कैटेगरी को जेंडर कैटेगरी बना देते हो, प्रॉब्लम्स तो हम ही क्रिएट कर रहे हैं ना, मैं और आप मिलके। उन्हीं प्रॉब्लम्स को अब हम सुधार रहे हैं और ये सुधार भी आज की लड़ाई नहीं है। जैसे बोला, स्वतंत्रता के टाइम से लड़ाई है। जब महिलाओं का नंबर नहीं बढ़ा, उसके बाद धीरे धीरे हमारी जो वुमेन एक्टिविस्ट थी, उन्होंने ये बात कहनी शुरू की कि हम तो ने तो सोचा था अपना रास्ता खुद बना लेंगे, पर यहाँ तो रास्ता बनाने दिया नहीं जा रहा। खूब से अड़ंगे लड़ाई जा रहे हैं क्योंकि एवरीथिंग वाज मेल डोमिनेटेड। अभी मैम ने बोला था ना, मेल डोमिनेटेड ऑक्यूपेशन, मेल डोमिनेटेड ऑक्यूपेशन। तो कुछ महिलाएं जिनको फॉर्मल एजुकेशन मिल गई, उन्होंने अपना रास्ता बना लिया, लेकिन वो क्रिटिकल मास नहीं बन पाया। और क्रिटिकल मास इसलिए नहीं बन पाया, उनका नंबर ही इतना ज़्यादा कभी हो ही नहीं पाया। तो अगर 50% है, वहाँ तक तो कभी पहुँच ही नहीं पाई हमारी। और तभी मैम ने बोला लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती, क्योंकि दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। आज जो बच्ची स्कूल जाती है उसी के लिए रास्ता खुलता है ना। हमारा रास्ता कैसे खुला? स्कूल गए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, बड़ी पढ़ाई की, तो यहाँ बैठ गए। सो बेसिकली 1975 की तरफ आपको लेके जाती हूँ, जब यूनाइटेड नेशंस में महिलाएं पूरे देशों की इकट्ठी हुई थी और उन्होंने कहा था हमें हाई चेयर चाहिए। यू नो व्हाट इज हाई चेयर इन आवर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स, कि ये जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं वो ऊंची कुर्सी है, हमें वो ऊंची कुर्सी चाहिए। और वहां से पूरे देशों में ये बात हुई कि महिलाओं को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मुद्दे हैं वो एक ही जेंडर कैटेगरी या एक ही सेक्स कैटेगरी नहीं हैंडल कर सकता। क्योंकि मुद्दों की बहुत सारी क्या बोलते हैं, कई वो है क्लासिफिकेशन है। एजुकेशन है, हेल्थ है, लाइवलीहुड है, इकोनॉमिक है, सोशल है, इमोशनल है, साइकोलॉजिकल है, कितनी तरह के हैं। तो एक ही सेक्स का बंदा कैसे देख सकता है? अगर पॉपुलेशन में मैन है, वुमन है, थर्ड जेंडर है, तो फिर हम कैसे एक बड़े तुक्के को इस पूरे प्रोसेस से निकाल सकते हैं। जब 1975 में ये बात हुई, फिर 89 की तरफ लेके जाती हूँ, जब संशोधन हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में हमारी महिलाएं आई, तब भी बहुत बड़ा बवाल उठा था ना कि क्या महिलाएं ये कर पाएंगी। आज 15 मिलियन के करीब हमारी महिलाएं PRIs में हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। तो एक बहुत बड़ी बात है। कब? 1989 की बात बता रही हूँ। उससे लड़ाई फिर आगे शुरू हुई भाई 33%, क्योंकि अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो अबाउट 27.2% महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन है अपनी अपनी गवर्नमेंट्स में। हमारी ही सरकार है जहाँ पर महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है, 13%, 14%, 12%। तो अब ये जो संविधान, इसमें जो हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई के बाद आया है। इसको हम पॉलिटिक्स के साथ ना जोड़ें, हम किसी भी पार्टी या किसी भी पार्टीसन अप्रोच या पर्सपेक्टिव के साथ ना जोड़ें। हमारा एक ही मांग ये है, 33% फॉर वुमेन इन स्टेट लेजिस्लेचर्स, इन लोकसभा, राज्यसभा, जहां पे भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है वहां अब 33% दे दीजिए। जो लड़ाई लड़नी है वो गवर्नमेंट अपने स्तर पे लड़े, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। महिलाओं की एक ही मांग थी, एक ही मांग है और एक ही मांग रहेगी कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ हो, 33% रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि शुरुआत वहां से है। जब तक ये रिजर्वेशन नहीं आएगी, बहुत साल इंतजार कर लिया ना, कहते हैं
अब जब तक यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगी, नंबर नहीं आएंगे, तो हो सकता है वो मुद्दे जो आज जैसे मैम ने बोला जो महिलाओं को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं और शायद उनकी वो सुनवाई नहीं है, कल को जब नंबर ज़्यादा हो जाएगा और वो महिलाएं जो ग्रास रूट से उठ के संसद तक पहुंचेंगी, तो ये क्वेश्चन, ये एक रास्ता जरूर इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से खुलेगा। मेरी जो जहाँ पर पर्सनल पर्सपेक्टिव है वो यही है कि महिलाओं को ये एक मौका मिला है, ये मौका ना छीना जाए, ये ना लिया जाए, शुरुआत यहाँ से हो ताकि हम आगे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच। तो वेदिका फाउंडेशन से मैम अपनी बात रखें। मंच पर आसीन सभी महान विभूतियाँ और मेरे सामने बैठे हुए सभी प्रेस बंधु, आज बहुत ही विशेष मुद्दे पर हम सब लोग बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जब मुझे भी इस मुद्दे के बारे में पता लगा तो मुझे भी लगा कि मुझे भी यहाँ पहुँचना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए। सभी लोग सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं और समय का भी अभाव है, तो मुझे लगता है कि बहुत कम शब्दों में मैं अपनी बात को कहना चाहूँगी और बताना भी चाहूँगी। कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी जो वाकई में बहुत विशेष मुद्दे हैं जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैम ने कहा, सेल्फ हेल्प ग्रुप सबसे बड़ा एक मुद्दा, हमारी सरकार उस पर बहुत काम कर रही है। महिलाओं के आरक्षण के लिए काफ़ी समय से बात चल रही थी और अब ये चीज़ें आगे बढ़ भी रही हैं। उसको देखते हुए जैसे हमने कहा कि जो भी हमारे ग्रामीण अंचल में महिलाएं हैं, जो सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू उनको मदद करती है, उन ग्रामीण अंचल की महिलाओं को आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं उस पर काम भी कर रही हूँ। जैसे आप लोगों को पता चला कि मैं एक एनजीओ भी रन करती हूँ। मेरे एनजीओ का एक मेन उद्देश्य लाइवलीहुड भी है, जिसमें मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के साथ काम करती हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को आगे बढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर वो आगे बढ़ेंगी, संसद तक पहुँचेंगी, तो अपनी बात को बहुत तरीके से कह पाएंगी और समझ भी पाएंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ग्रास रूट लेवल पर काम किया है। उन्होंने समझा है कि कौन सी परेशानियाँ उनके सामने आई हैं और कैसे उसको आगे अपने विचारों को प्रस्तुत करना है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन। महिलाओं के लिए अगर हम बात सिर्फ 33% की करें, इसके साथ साथ अगर हम स्किल्स की बात ना करें, एजुकेशन की बात ना करें, तो मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें बेमानी होंगी। शिक्षा भी महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है और महिलाएं आगे बढ़ भी रही हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि महिलाएं समाज में शिक्षित नहीं हैं, लेकिन शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसीजन मेकिंग पावर। अगर हमें डिसीजन मेकिंग पावर है, हम महिलाओं में डिसीजन मेकिंग पावर है, तो मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। महिलाओं का आगे बढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो उसका घर भी आगे बढ़ेगा, और जब घर आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं समाज भी शिक्षित होगा और समाज भी आगे बढ़ेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ और शायद ये सवाल मैं आप लोगों से भी करती हूँ, जितने भी हमारे मीडिया के लोग बैठे हैं। जब हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं और अगर किसी पुरुष को कभी हार्ट अटैक हो जाए, तो कितने उन पुरुषों की महिलाओं को ये पता होगा कि उनके पति ने कौन सा लाइफ इंश्योरेंस कराया है और वो इंश्योरेंस कितने का है और वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं। बहुत ही कम महिलाएं ऐसी होंगी या बहुत ही कम पुरुष ऐसे होंगे जिन्होंने वो सारी चीजें अपने घर की महिलाओं से डिस्कस की होंगी। वो आप उसे चलाते हुए देखें तो उसे जरूर सैल्यूट करें कि कितनी मुश्किलों से उसने गाड़ी चलाना सीखा है। उसे किसी ने बताया ही नहीं, बचपन से उसे बताया ही नहीं कि तुम्हें गाड़ी भी चलानी है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं थैंक यू करना चाहूँगी हमारे बीच में एसीओ मैम है, क्योंकि मैं लाइवलीहुड पे काम करती हूँ, तो मैम ने एक मौका मुझे भी दिया। एक फ्लावर शो लगा था, उस फ्लावर शो में हमारी 10 स्टॉल महिलाओं की लगी थी, उन महिलाओं की जो एक्चुअल में सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं। वो महिलाएं वो थी जो समाज में आगे निकली और वो घूंघट में थी। एसीओ मैम तो उस प्रोग्राम में रही। मैम ने देखा कि घूंघट में निकली हुई महिलाओं ने कैसे उस फेयर में आके लाखों रुपए की सेल की। वो कैसे संभव हुआ? जब हमने उन्हें मौका दिया। एक मौका महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, और ये मौका अगर उन महिलाओं को मिलेगा तो मुझे लगता है कि उनकी जो हिस्सेदारी होगी वो किसी आरक्षण की भी मोहताज नहीं होगी। आप उन्हें मोटिवेट कीजिए, आप उन्हें आरक्षण की बात कीजिए, ठीक है, महिलाओं का आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब कोई महिला आगे बढ़ती हुई दिखे तो कभी उसके चरित्र की बात ना करें। कभी आप ये ना कहें कि कैसे आगे बढ़ी होगी,
तो मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और सबसे स्पेशली मैं अपनी एंकर मैम का धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने सबको इतना मौका दिया, सब थोड़े थोड़े समय में अपनी। श्रीमती मितुश्री सिंह जी हैं IT बिजनेस फील्ड से। मैम अपनी बात, मैम आप समझ ही गए होंगी, संक्षिप्त में बात रखनी है हमें। थैंक यू। Hi, an empowered world and I truly believe in it. आज की लेडीज जो हैं वो सिर्फ बिजनेस के पार्ट नहीं हैं, वो बिजनेस को लीड कर रही हैं, वो बिजनेस को रीशेप कर रही हैं और बिजनेस को अपने हिसाब से चला के रीडिफाइन कर रही हैं। मेरी जर्नी स्टार्ट एक टेक स्पेस से हुई। पार्किंग वाले इनेविया टेक्नोलॉजीज मेरी कंपनी है, जिसमें हमने ये देखा कि हम कैसे टेक्नोलॉजी और रियल लाइफ चैलेंजेस को मर्ज करके सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और मैं ये मानती हूँ जो ये लेडीज़ की एम्पावरमेंट है ना, दिस इज़ नॉट समथिंग टू बी गिवन, दिस इज़ व्हाट वी डिजर्व एज अ वुमेन। हमने इतनी मेहनत की है, हमने इतनी जर्नी आगे अपनी बढ़ाई है कि हमें ये चीज़ मिले। देयर इज वन लाइन दैट आई वुड लाइक टू से, I'm so sorry. We are not here to fit in, we are here to stand out. And this is what my motto is. Each and every woman stands out in her own journey. और हमारी हर किसी की जर्नी एक यूनिक जर्नी होती है। सो आई रियली अप्रिशिएट कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिला अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का। एंड इवन इफ अ सिंगल गर्ल इज इंस्पायर्ड बाय एनी ऑफ द esteemed guests present here, it's a successful journey for everybody. Thank you so much. समझते हुए मैं इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी की ओर बढ़ते हुए आदरणीय SGM सभी को, जो आप सभी लोग आए हैं, एक बार धन्यवाद ज्ञापित करें। हाल ही में एक नया अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लागू हुआ है उस पर हम लोगों ने चर्चा की है, जिसमें अन्य विभागों से भी लोग आए थे। हमारे रिटायर्ड IAS ऑफिसर मैडम भी थी, हमारे अधिवक्ता वर्ग से भी लोग आए थे। सभी वर्गों में जहां महिलाएं अग्रणी रोल अपना अदा कर रही हैं, उन सभी विभागों से हमने महिलाओं को आमंत्रित किया था। अब जो नया अधिनियम जो लागू होने जा रहा है वो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को और अधिक समावेशी और अधिक प्रतिनिधिक और संतुलित बनाने के लिए एक नया प्रयास है। और यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश विकसित भारत 2047 के रूप में उभर कर आए, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सब जब हम एकजुट होकर और जहां महिलाओं को वो रोल अदा करने का मौका मिलेगा, उसके साथ ही हम भारत देश को 2047 तक विकसित बना सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है, तो ये वुमेन लेड डेवलपमेंट के लिए एक नया प्रयास है और शायद 21वीं सदी का सबसे बड़ा एक नई नीति लागू होने जा रही है, जिसमें महिलाओं पे केवल डेवलपमेंट पे फोकस ना करके महिलाओं वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, जहाँ पे स्टेट असेंबलीज में और लोकसभा में वुमेन की पार्टिसिपेशन को हम बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में भी महिलाओं का रोल होगा। हमारे पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में आज भी 1/3 रिजर्वेशन है, महिलाओं का अच्छा रोल है और लगभग 21 ऐसे राज्य हैं जहां 50% से ज़्यादा म्यूनिसिपैलिटीज़ और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में हमारी महिलाएं रोल अदा कर रही हैं। अब उसी को और ज़्यादा लोकतांत्रिक ढांचे में और अधिक उसको बढ़ाने के लिए हम उसी रिजर्वेशन को अब हम संसद तक लेके जाने चाह रहे हैं, जिसमें और ज़्यादा जो सहभागिता आएगी उसको इंश्योर करने के साथ साथ जो पॉलिसी मेकिंग होगी उसमें अत्यधिक संवेदनशीलता भी आए। कोई नंबर भी जारी किया गया है मिस कॉल करके समर्थन के लिए? हाँ, ये जिला प्रशासन द्वारा भी और हमारे जो एक नंबर टोल फ्री जारी किया गया है, जिसमें अगर कोई भी किसी को समस्या होती है तो हम उस पर बातचीत करके उसको रिजॉल्व देन एंड देयर कराने का पूरा प्रयास करेंगे। मैम, जैसा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ है, उससे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी कि महिलाएं जब घर से निकलना शुरू करती हैं, तो चाहे परिवार हो, समाज हो, चाहे देश के पुरुष हों, वो कमेंट करते हैं और उनके चरित्र पे उंगली उठाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी जो महिलाएं अपने दम पे बढ़ रही हैं और उनको बढ़ने के लिए उन्हें भावनात्मक तौर पर तोड़ा जाता है? हम उसी पे हम अभी चर्चा कर रहे थे कि हम वुमेन डेवलपमेंट से, जो हम अभी तक हमारे प्रयास थे वो वुमेन डेवलपमेंट पे थे, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, मुद्रा योजना हो, मिशन इंद्रधनुष हो, जिसमें हम महिलाओं को सशक्त और डेवलपमेंट की बात करते थे। अब हम वहाँ से स्विच होकर वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे स्टीरियोटाइपिंग जो होता था कि महिलाओं का काम है घर तक रहना, एक 4 दीवारी तक सीमित रहना, उससे हम निकल रहे हैं और उनको संसद तक लेके जा रहे हैं। हमारे बीच में गुंजा मैडम भी हैं, मैडम भी इस पे अपने कुछ विचार रखेंगे। मैम प्लीज।
सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, स्वागत। मैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में एज OSD काम कर रही हूँ इंदिरा सिंह, और बहुत अच्छा मतलब इस प्रोग्राम में आने पे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी SDM दादरी हैं, मुझे लग रहा है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में ही 3-4 महिला अधिकारियाँ हैं, यहाँ पे भी हमारी सारी महिला अधिकारियाँ हैं। तो आज से 10 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था तो हमें इतने कलेक्ट्रेट्स में इतने ऑफिसर्स नहीं मिलते थे। हम लोग जाते थे और वहाँ पे मेनली मेल ऑफिसर होते थे। तो अभी अच्छा लगता है सारी चीज़ें देख के। तो मैं SDM दादरी की बात को बस एक कंक्लूड करूँगी लास्ट में कि अधिनियम की खूबसूरती, किसी भी चीज़ की ब्यूटी जो होती है ना, वो डिपेंड करती है कि हम उसको घर से कैसा माहौल दे रहे हैं। आपके हर चीज़ का जवाब सिर्फ मैंने बता दिया कि आप घर में कैसे शेप कर रहे हैं। हमें घर से शुरुआत करनी है, तब हम जाके उस लेवल तक पहुंचेंगे। हमें फिर किसी अधिनियम किसी उसकी आवश्यकता नहीं है, या जो भी चीज़ें हैं तब वो जाके 100% सक्सेसफुल होती हैं। ठीक है, हमें घर में बच्चे को वो करना है कि यार बेटी है बेटा है, तो मैं अपने घर में करती हूँ भाई बेटी है बेटा है, कोई कलर वो नहीं है कि आप पिंक ही पहनोगे आप ब्लू ही पहनोगे, जो जिसको जो पहनना है। हम घर से ही इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, घर से ही चीज़ों को शेप अप करें कि हमें जो है क्या करना है, तब जाके वो चीज़ें बाहर भी हमें दिखेंगी। जैसे आपने एक मुद्दा उठाया जब निकलती हैं तो ऐसा क्यों होता है, तो हमें घर से ही संस्कारित करने की ज़रूरत है। ठीक है, तब जाके हमारा ये अधिनियम जो 33% हो या जितना भी हो, तभी जाके इसकी ब्यूटी बनेगी। और ये इस अधिनियम की जो ब्यूटी है कि 30%, अब हम जाके मतलब कहते हैं डिसीजन मेकिंग पे आ रहे हैं। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग पे आ रहे हैं, ठीक है, सरकार हमारे लिए सब कुछ कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, बट हमें जो चीज़ शुरुआत करनी है, जो हमारी न्यू जनरेशन है, उसको शुरुआत हमें घर से करनी है। ठीक है, हमें अच्छा माहौल देना है कि ये सारी चीज़ें आगे चल के जो भी ट्रांजिशनल फेज़ है हमारा, ये आगे चल के ये फेज़ जल्दी से जल्दी कम हो और हम एक इस्टेब्लिश उसमें आ जाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। ये मैम एक चीज बताइए, जैसे अभी देश में महिला एक अधिनियम पारित हुआ है, 2023 का विधेयक था। धीरे धीरे इसमें काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन कल कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद में महिलाओं में बहुत ही उत्साह का माहौल है देखने को। और ये उत्साह क्यों ना हो, ये बहुत लंबी लड़ाई के बाद हमें मिला है। हर सरकार में ये चीज़ें आती जाती रही हैं, लेकिन आज ही मिला है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी दिल्ली राज्य क्षेत्र है उसमें, जो हमारी लोकसभा है उसमें, और अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% का आरक्षण होगा, जो इस समय 11 से 14% ही है। महिलाओं का आरक्षण होने का मतलब ये है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व एक अच्छे स्तर पर होगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की इस पर जो एक टैग लाइन है वो है पंचायत से संसद की ओर। पंचायत में जो हमें पहले से मिला हुआ आरक्षण था, अभी संसद तक जाएगा, और संसद तक जाने का मतलब ये है कि जो महिलाओं के मुद्दे हम ठीक प्रकार से यहाँ नहीं उठा पा रहे थे या किसी वजह से वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे, वो मुद्दे संसद तक पहुँचेंगे, क्योंकि संसद ही कानून का निर्माता है, विधायी का निर्माता है। वहाँ पे जब मुद्दे पहुँचेंगे तो एक विधि ऐसी बनेगी जिससे लागू कराना एक आसान कार्य हो जाएगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, और हम सभी महिलाओं को मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगी। धन्यवाद। मैम, जो महिलाएं घर से निकलने में हिचकती हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, सपने आपके हैं तो उड़ान आप ही को भरनी पड़ेगी। अगर दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाएंगे तो वो बंदूक अपने कंधे के हिसाब से देगा, जब उसको सहूलियत होगी तब कंधा देगा। इसलिए अपने कंधे मजबूत करो और अपनी बंदूक खुद चलाओ। धन्यवाद। मैम, आज प्राधिकरण के हॉल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो कानून पास हुआ है, उस पे हमारे क्षेत्र की जो प्रतिभाशाली महिलाएं हैं उनको आमंत्रित किया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद जो है ना देना चाहूँगी इस मंच का, जो आपने स्वयं जो कहा कि प्रतिभाशाली नारी को आगे जो है बुलाया गया, तो मेरी तरह तमाम और भी औरतों को जो है आगे जो है बुलाया गया, तो ताकि वो अपने विचार और अपनी जर्नी जो है रखें। तो ये जो मेरा नाम जो खुशबू सिंह, मैं आर्या फैशन से हूँ, और मेरी जो फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ग्रेटर नोएडा में है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो 33% आरक्षण है, ये इतनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाएगा, क्योंकि जब महिलाएं नेतृत्व की पोजीशन पे जो बैठेंगी, डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे जो होंगी, तभी ऐसी पॉलिसीज और जो कारगर जो होंगी, बनेंगी, जो महिलाओं के लिए सोचेंगी। क्योंकि एक महिला होगी तो वो किस एंगल से महिला के लिए सोच सकती है, वो हम लोगों को एहसास है। इसलिए ये आरक्षण, चाहे वो स्किल्ड महिला है, अनस्किल्ड महिला है, सेमी स्किल्ड महिला है, हर वर्ग की महिला के लिए ये बहुत
बहुत अच्छा जो है साबित होगा, जिससे हमारी जो वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात जो है की जाती है, उसका एग्जीक्यूशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही अच्छी तरीके से जो किया जा सकेगा। जो आपका कार्य क्षेत्र है जी आर्या फैशन का, उसमें स्किल्स देखा गया है कि कढ़ाई बुनाई से लेके सारी जी चीजें, तो जी हाँ वो जो कार्य क्षेत्र है वो महिला बेस्ड है सारा, जी। तो कितनी प्रतिशत महिलाएं वहाँ पे काम कर रही हैं? मैं ये बताना चाहूँगी, मुझे गर्व है बताने में कि मेरी फैक्ट्री में कम से भी कम 90% जो है महिलाएं हैं। ऐसा नहीं है कि इस काम को पुरुष नहीं कर जो सकते, क्योंकि जो और सीनियर्स हैं मेरे यहाँ मेल जो है कारीगर हैं, उनके थ्रू मैं महिला कारीगरों को जो सिखवाती हूँ, क्योंकि जो हमेशा की तरह महिलाएं कभी आगे तो आई नहीं है। तो मेरे काम में भी, मेरे कारोबार में भी जो मेन हाई स्किल्ड है वो सारे पुरुष हैं, लड़के हैं। लेकिन हमने ऐसी चेन जो है चलाई है कि उन 4 या 5 या 10 पुरुषों से मैं 100 महिलाओं को ट्रेन जो करवाती हूँ, और वो हज़ारों की तादाद में आज की डेट में 2000 2500 महिलाएं हमारी प्रोडक्शन को बनाती हैं। और हम अपनी फैक्ट्री में भी डायरेक्टली उन लोगों को निरीक्षण जो है देते हैं। हम छोटे छोटे यूपी के गाँव में भी जा कर के उनको निरीक्षण जो है देते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, और उनको उनको रोजगार के साधन जो है वहीं पे प्रदान जो है कराते हैं। आर्या फैशन डिजाइनिंग ये कौन कौन से उत्पाद एक्सपोर्ट करता है? एक्सपोर्ट मेरा एक्सपोर्ट है, 100% जो है निर्यात है। और हम हैंडीक्राफ्ट फैशन ज्वेलरी और फैशन बैग्स को बनाते हैं और उसका जो एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो मैम जैसा कि मैं देखती आ रही हूँ, बचपन से देखती आ रही हूँ कि महिलाओं के लिए बहुत संघर्ष है, तो उस चैन को महिलाएं उस संघर्ष से कैसे लड़ाई लड़ें और अपने को आगे अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करें? ये बिल्कुल आपने सही कहा, महिलाओं के लिए संघर्ष बहुत है, हमेशा से था, आज भी है। और आज जब कोई महिला आगे आती है तो उसके आसपास रोड़े डालने वाले भी बहुत आते हैं, क्योंकि सभी महिलाओं को जब आप उसकी जर्नी पूछना चाहेंगे तो इतनी आसान जो नहीं होती है। क्योंकि महिला जब आगे आने लगती है, एक शब्द जोड़ा जाता है कि आजकल ये महिला बड़ी लाइमलाइट में है। तो ये शब्द कभी भी पुरुष के साथ क्यों नहीं जोड़ा जाता, महिलाओं के साथ क्यों जोड़ा जाता है? लाइमलाइट क्या होता है? अगर वो संघर्ष कर रही है, अगर वो अपनी कोशिशों से आगे आ रही है, तो क्यों लोगों को जो है खटकता है और वो ऐसी टिप्पणियां देते हैं? ये खुद जो है बताता है कि महिलाओं का संघर्ष पहले भी जारी था और आज भी जारी है, लेकिन आज हमारी महिलाएं आगे आ रही हैं और आगे आती रहेंगी। कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ कि महिलाओं के जो अवरोध बनती हैं उनके संघर्ष में, उनके आगे बढ़ने में, जो वो महिला ही होती हैं, चाहे परिवार से लेके ससुराल से लेके चाहे समाज से लेके। मैं कल ही अपनी सोसाइटी में कुछ महिलाओं को सुन रही थी कि वो महिला निकलती है तो वो मतलब गलत काम करने के लिए निकलती है, जी जबकि वो अपनी प्रतिभा के दम पे, अपने जो है संघर्ष के दम पे आगे निकल रही है। तो उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जो महिलाएं जी गंदी दृष्टि रख के, गंदी सोच रख के महिलाओं को टिप्पणियां करती हैं? सही कहा आपने, बिल्कुल ऐसा जो है होता है समाज में। और लेकिन मैं उसके लिए एक ही संदेश देना चाहूँगी, चाहे महिलाओं की टिप्पणी हो चाहे पुरुषों की टिप्पणी हो, अपने दृढ़ संकल्प को हिलने ना दें। किसी भी तरह के बाहरी नेगेटिव जो है विचारों को, उससे सबक लेके सीखे और कठोर बन के आगे जो है निकलें। उनको अपने पावर में यूज़ जो है करें, ना अपने आप को डेमोरलाइज करने में यूज़ करें। ये मेरा संदेश है उनके लिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।